अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक अनोखे बादशाह के बारे में जानते हैं जो हजारों मील दूर रहकर अमूर सल्तनत चलाता रहता है? या फिर क्या आप जानते हैं एक ऐसे दरख्त के बारे में जिसे एटम बम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जिंकजू बिलोबा तिब की दुनिया के मशहूर तरीन दरख्तों में से एक है जिसे एटम बम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिंकजू बिलोबा पौधा पहले सिर्फ चीन में पाया जाता था, लेकिन बाद में कोरिया और जापान में भी उसे लगाया जाने लगा। इस दरख्त की जड़ों, फल और पत्तों का मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के कदीम नुस्खों में काफी इस्तेमाल नजर आता है और मौजूदा दौर में भी इसे कुदरती अद्वियात में कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जिंकजू बिलोबा दामी इस दरख्त का कद आमतौर पर 20 से 25 मीटर तक होता है, मगर चंद दरख्त 50 मीटर की ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। इन दरख्तों पर हाल ही में बनाई जाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताया गया ये दरख्त इंतहाई नामुनासिब माहौल में भी अपनी अफजाइश जारी रखता है। डॉक्यूमेंट्री में इंकशाफ किया गया कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया तो धमाके की जगह से 1 किलोमीटर के फासले पर जिंकजू बिलोबा के 6 दरख्त लगे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि एटमी धमाके के बाद ये 6 दरख्त उन चंद जानदारों में से थे जो जिंदा बच गए थे, जबकि तकरीबन तमाम पौधे और जानवर मर गए थे, जबकि ये दरख्त आज भी जिंदा और अपनी जगह पर कायम हैं। फैक्ट नंबर 2, जो फल आप देख रहे हैं जो बज़ाहिर आम लग रहा है, लेकिन माहिरीन ज़राअत ने आम और आलू बुखारे के मिलाप से एक नया फल तैयार कर लिया जो दोनों फलों के जायके से भरपूर होगा। इसे उर्दू में आमू बुखारा का नाम भी दिया जा सकता है। चमकते हुए नारंगी रंग का ये फल जल्द ही बर्तानिया में फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। थाईलैंड ने बरसों की कोशिशों के बाद ये फल तैयार किया, जिसके मुतालिक तवक्को की जाती है कि इसकी बहुत कामयाब फरोख्त होगी। इसका जायका आवाम को बहुत पसंद आएगा और आम जैसे नजर आने वाले लेकिन रिवायती आम से छोटे इस फल का छिलका भी खाया जा सकता है। इससे पहले माहिरीन लीमू को एक फल के साथ मिलाकर मीठे लीमू तैयार कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में पहले मुर्गी आई है या अंडा? इस हवाले से अक्सर बहस होती है, लेकिन कभी इस पुरस्कार सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन अब एक मुहक्किक ने इसका साइंसी जवाब दिया। आज से हजारों साल पहले दुनिया में मुर्गी का वजूद नहीं था, अलबत्ता उस वक्त उसे मिलता जुलता एक परिंदा मौजूद था जिसे प्रोटो चिकन का नाम दिया गया। जब प्रोटो मुर्गी ने एक अंडा दिया तो ये पहले वाले अंडों से जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि उसमें एक जीनियाती तब्दीली हो गई थी। उस अंडे से जो चूजा निकला वो प्रोटो चिकन नहीं बल्कि आज की मुर्गी का नस्ल का आगाज था। वक्त गुजरने के साथ प्रोटो चिकन की नस्ल खत्म हो गई और सिर्फ वो मुर्गियां बाकी रह गई जिन्हें आज हम जानते हैं और पालते हैं। लिहाजा इस तहकीक के नतीजे में ये तो साबित होता है कि आज की मुर्गी और अंडे में से पहले दुनिया में आने वाली चीज अंडा थी। लेकिन अब ये बहस शुरू हो गई है कि प्रोटो चिकन दुनिया में पहले आया या उसका अंडा। ये ला हासिल बहस है। फैक्ट नंबर 4, हयातियात के माहिरीन का कहना है कि दीगर परिंदों के बरक्स पेंगुइन्स सिर्फ नमकीन और खट्टे जायकों से ही आशना हैं। अमेरिका और चीन से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक पेंगुइन्स में इर्तिकाई अमल के दौरान 5 बुनियादी जायकों में से 3 का एहसास बाकी नहीं रहा। ख्याल रहे कि ज्यादातर परिंदे मीठे जायके की निशानदही नहीं कर सकते, लेकिन पेंगुइन्स कड़वी चीजों और गोश्त के जायके से भी नाआशना हैं। ये दरियाफ्त उस वक्त हुई जब अमेरिका और चीन से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों ने पेंगुइन्स के जुनूम में से जायकों के जीन्स को गायब पाया। साइंसदानों का ये भी कहना है कि पेंगुइन्स को मछली खाते हुए उसका जायका नमकीन सा लगता है, लेकिन चूंकि वो पूरी मछली निगल लेती है इसलिए ये भी मुमकिन है उन्हें कोई जायका महसूस नहीं होता। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में कई ऐसे मुकामात हैं जहां खास नस्ल या मजहब के लोग ही दाखिल हो सकते हैं, लेकिन यूनान के करीब एक ऐसी रियासत है जहां गुज़श्ता 1000 साल से खवातीन और हर किस्म के मादा जानवरों के दाखिल होने पर पाबंदी आयद है। यूनान में माउंट एथोस नामी पहाड़ी रियासत 800 ईस्वी से ऑर्थोडॉक्स मसीहियों के लिए एक मोतबर इलाका समझा जाता है। ये रियासत वेटिकन की तरह अपने मामलात निभाने में खुद मुख्तार है। माउंट एथोस में दुनिया भर से ऑर्थोडॉक्स मसीही राहबाना जिंदगी गुजारने आते हैं, इसलिए यहाँ ऐसी सदियों से कई ऐसी रिवायात और पाबंदियाँ राइज हैं
जो दुनिया के किसी भी मुल्क या खित्ते में नहीं। माउंट एथोस में किसी भी शख्स के बिला इजाजत घूमने फिरने पर पाबंदी है। इसके अलावा इस इलाके में 1000 साल से खवातीन और मादा जानवरों के दाखिल होने पर पाबंदी है, लेकिन हशरात और परिंदे इस पाबंदी से मुबर्रा हैं। यही वजह है कि इस इलाके में सदियों से कोई औरत या मादा जानवर दाखिल नहीं हो सका। फैक्ट नंबर 6, दरख्तों पर पैसे उगने का मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन फ्रांस के साइंसदानों ने एक ऐसा दरख्त बनाया जो बिजली पैदा करता है। फ्रांस के साइंसदानों ने 11 मीटर बुलंद बिजली पैदा करने वाला ऐसा मसनूई दरख्त बनाया जिस पर 6 दर्जन बड़े बड़े पत्ते लगे हैं जो हवा चलते ही घूमना शुरू हो जाते हैं। इन बड़े पत्तों के निचले हिस्से में छोटी छोटी टरबाइन नस्ब है जो घूमकर बिजली पैदा करती हैं। स्टील से बने इस दरख्त पर लगे मसनूई पत्ते वजन में इंतहाई हल्के हैं, जो हवा की रफ्तार कम होने के बावजूद भी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि ये दरख्त एक साल में 2600 किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है। फ्रांसीसी माहिरीन ने बिजली पैदा करने वाले दरख्त के 2 तजुर्बाती मॉडल तैयार किए जो कामयाबी से बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली पैदा करने वाले ये दरख्त तैयार करने में तकरीबन 3 साल का अरसा लगा। दरख्त बनाने वाली कंपनी के मुताबिक अभी इस दरख्त के डिजाइन में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। फैक्ट नंबर 7, सैफस बादशाह एक अफ्रीकी मुल्क का बादशाह है, मगर वो ऐसा बादशाह है जिसे अपनी सरजमीन पर कदम रखे कई अशरे हो चुके हैं। नौजवानी के जमाने ही से वो जर्मनी में मुकीम है और वहीं से अपनी ममलकत के अमूर चला रहा है। सैफस दरअसल अफ्रीकी मुल्क घाना के खुद मुख्तार सरहदी इलाके का बादशाह है। जोग्राफियाई लिहाज से ये इलाका इंतजामी अमूर पर यह खुद मुख्तार इलाका है जहाँ बानिसा खानदान की बादशाहत चली आ रही है। सैफस की रियाया में 2 लाख से जायद दो जन शामिल हैं। जर्मनी के शहर लुडविग्सहाफन में मुकीम सैफस टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और स्काइप के जरिए अपनी सल्तनत के अमूर चलाता है। 66 साला सैफस 1970 में फनी तालीम के हुसूल की गरज से जर्मनी आया था। ये मुल्क उसे इतना बाया कि वो यहीं का होकर रह गया। उसे फनी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश थी। उसने जरी मशीनरी और आम गाड़ियों के मैकेनिक के तौर पर तरबियत मुकम्मल की। मशीनों के अलावा उसे बॉक्सिंग का भी शौक था। फारिग वक्त में वो बॉक्सिंग की मशक किया करता था। रफ्ता रफ्ता उस खेल में उसे इतनी महारत हो गई कि 1975 में वो अपने जिले का चैंपियन बन गया। जर्मनी में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने का सबब बयान करते हुए सैफस ने कहा था कि यहाँ मुकीम होने की 2 वजह हैं। पहली बात तो ये कि उसने जो हुनर सीखे थे उनसे फायदा उठाना और दूसरे जर्मन कौम के मुख्तलिफ रवैयों का मुशाहिदा करना। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि यहाँ रहते हुए मैं बादशाहत की हैसियत से अपने लोगों के ज्यादा काम आ सकता हूँ। सैफस की रस्म ताजपोशी 16 अप्रैल 1992 को हुई थी। उसकी ताजपोशी का किस्सा भी दिलचस्प है। आमतौर पर बादशाह की मौत या इक्तदार से दस्तबरदारी के बाद उसका बेटा ही तख्त नशीं होता है, मगर सैफस को उसके दादा की मौत के बाद बादशाह मुंतखब कर लिया। हालांकि उसके वालिद और बड़े भाई भी हयात थे। उसकी वजह ये थी कि सैफस के भाई और वालिद बाएं हाथ से काम करते थे। मुकामी अकीदे के मुताबिक वो हुक्मरानी के अहल नहीं हो सकते थे क्योंकि उस इलाके में बाएं हाथ को नापाक समझा जाता है। सैफस अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ लुडविग्सहाफन में रहता है। यहाँ उसने एक वर्कशॉप खोल रखी है जहाँ वो गाड़ियों और जरी आलात की मुरम्मत करता है। अपनी सल्तनत से हजारों मील दूर रहने के बावजूद बादशाह की हैसियत से तमाम जिम्मेदारियां पूरी करता है। इक्तदार संभालने के बाद उसने अपनी रियाया के लिए फंड इकट्ठे करने की खातिर एक एनजीओ कायम की। लुडविग्सहाफन में सैफस की अच्छी शोहरत के बदौलत इस एनजीओ को अतिये में कसीर फंड्स के अलावा जरी साजो सामान भी मिला जो उसने घाना मुंतकिल कर दिया। फिर उसने वाटर पंप और पानी के पाइप भेजे जिनकी मदद से लोगों को पीने के साफ पानी के हुसूल में आसानी हो गई। इस इलाके के वाहिद अस्पताल में सैफस की कोशिशों से जदीद आलात और मशीनरी लगाई गई। इसके अलावा अस्पताल को नई एम्बुलेंस, व्हील चेयर भी मिल गई। उसने अपनी रियाया के इलाज मुआलजे के लिए 22 जर्मन डॉक्टर्स को भी उस इलाके में जाने पर राजी किया। बाद बादशाह ने दरियाए डियाई पर नया पुल भी तामीर करवाया। ये तमाम काम उसने जर्मनी में रहते हुए अंजाम दिए थे। फैक्ट नंबर 8, इंसान को हमेशा से कुछ ऐसा करने की कोशिश रही जिसको करके वो मुनफरिद नजर आए। उस ही ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए स्पाइडरमैन जैसी फिल्में तख्लीक की गईं। लेकिन अब इंसान का स्पाइडरमैन बनने का ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगा है, क्योंकि बरतानिया में ऐसे दस्ताने तैयार कर लिए गए जिसे पहनकर शीशे जैसी शफाफ दीवारों पर बगैर किसी मदद के चढ़ना मुमकिन हो गया। सिलिकॉन के इन दस्तानों को लंदन में एक शख्स ने पहनकर तेजी से शीशे की दीवार पर चढ़कर इसकी कामयाबी का सबूत भी फराहम कर दिया। इस शख्स ने इन दस्तानों को पहनकर 100 बार से ज्यादा बार
बगैर किसी रुकावट के शीशे की दीवार पर चढ़ा और देखने वालों को यूं लगा जैसे हकीकी स्पाइडरमैन जमीन पर उतर आया हो। इन दस्तानों को दीवार पर चिपकाने वाली कुव्वत और मालिक्यूल के दरमियान इस्तेमाल किया गया जिसे वंडर वॉल फोर्स कहा जाता है, और यही वो चीज है जिसकी वजह से छिपकली दीवार पर तेजी से चढ़ती चली जाती है। हालांकि ये कुव्वत छिपकली में बहुत कमजोर होती है, लेकिन उसके पंजों पर लगे इंतहाई बारीक बाल उसको कई गुना बढ़ा देते हैं, जिसके बायस वो दीवार के साथ मजबूती से चिपकी रहती है। कंपनी का कहना है कि इस तरीके से फौजियों के लिए ऐसी अशिया तैयार की जा सकती हैं जिसकी मदद से वो बगैर किसी रस्सी और सीढ़ी के दीवारों पर चढ़ सकें। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।